जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, हम लोगों का ट्रांसलेशन चल रहा है जिसमें हम लोग यूज़ ऑफ बी वर्ब, हैव वर्ब और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पढ़ चुके हैं। उसके बाद में हम लोगों ने उसका एमसीक्यू भी कर लिया है और आज हम लोग चल रहे हैं यूज़ ऑफ इट एंड देयर के बारे में पढ़ने। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लें, और पार्ट ऑफ स्पीच या और पिछली वीडियोस अगर नहीं देखे हैं तो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया, आप वहां से जा कर के देख सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों का टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया गया है, आप लोग डिस्क्रिप्शन में से उस टेलीग्राम लिंक से ज़रूर जुड़ें, जिससे कि अगर किसी भी प्रकार का आपको कोई डाउट है या कुछ और भी संदेह है तो आप वहां से अपने संदेह को, अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग वहां से पीडीएफ, नोट्स, ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं यूज़ ऑफ इट एंड देयर। देखिए, सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं कि यूज़ ऑफ इट है क्या। तो यूज़ ऑफ इट में कह रहा है बेटा इट का प्रयोग। अब अगर इट के प्रयोग में देखें तो इसका कुछ नियम है, कुछ बातें हैं। तो नियम में हम लोग देखते हैं रूल में कि जिस वाक्य में वास्तविक कर्ता यानी कि सब्जेक्ट नहीं होता है उसका अनुवाद इट से शुरू करते हैं। वास्तविक कर्ता, कर्ता का मतलब देखा जाए तो कर्ता का मतलब होता है कार्य को करने वाला। तो भैया जो वास्तव में कार्य करने वाला होता ही नहीं है तो वहाँ पर हम लोग उसका अनुवाद किससे शुरू करते हैं? तो इट से शुरू करते हैं। जैसे जब वास्तव में कोई कार्य करने वाला व्यक्ति होगा तो हम लोग उसको वास्तविक कर्ता कहते हैं, और जब कोई कार्य करने वाला व्यक्ति नहीं होता है तो उसे हम लोग अवास्तविक कर्ता कहते हैं। और ऐसे वाक्यों का अनुवाद हम लोग इट से शुरू करते हैं। साथ ही साथ ये इट जो होता है ये क्या क्या काम करता है? तो इस समय, दिन, महीना, मौसम तथा किसी बात को दृढ़ करने के लिए भी इट का प्रयोग किया जाता है। मतलब दो कंडीशन है। पहला कंडीशन है कि वाक्य में वास्तविक कर्ता ना हो, और दूसरा कंडीशन है कि वाक्य में समय, दिन, महीना, मौसम तथा किसी बात को दृढ़ करने के लिए इट का प्रयोग करते हैं। चलिए अब हम लोग चलते हैं बेटा, इसके कुछ एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं या और कुछ रूल्स को देख लेते हैं। तो और रूल्स ये कह रहा है कि इट के साथ में प्रेजेंट टेंस में इज, कहाँ पर? प्रेजेंट टेंस में इज लगेगा, पास्ट टेंस में वाज लगेगा, और फ्यूचर टेंस में विल का प्रयोग करते हैं। कब? जब ऐसे वाक्य होते हैं। और एक चीज़ बता दें, इन वाक्यों में वैसे जनरली इट का अर्थ होता है यह, लेकिन इन वाक्यों में इट का कोई भी अर्थ, अपना विशेष अर्थ नहीं होता है। इट यहाँ पर निरर्थक होता है। तो जब ऐसे वाक्य होंगे तब, बाकी जब हम टेंस में होंगे किसी, जैसे विशेष टेंस में यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसके अनुसार क्रिया लगेगी, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में है तो उसके अनुसार क्रिया लगेगी, पास्ट इंडेफिनिट में है, मतलब जिस भी टेंस में होंगे उसके अनुसार क्रिया लगेगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स में देख लेते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स में जैसे कि हमने कहा कि अभी 6 बजे हैं। अगर यहाँ पर बात किया जाए बेटा तो अभी 6 बजे हैं, इसमें किसकी बात हो रही है? तो इसमें टाइम की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? टाइम की बात हो रही है। अब टाइम की बात हो रही है, वास्तविक कर्ता ने, क्या इस वाक्य में कोई वास्तव में कार्य हो रहा है? तो कोई कार्य नहीं हो रहा है। अब जब कार्य ही नहीं हो रहा है तो कार्य को करने वाला भी नहीं, अर्थात सब्जेक्ट भी नहीं है। तो जब हम लोग इसमें अनुवाद शुरू करते हैं तो दूसरी चीज़ समय से संबंधित है, तो क्या करते हैं? सबसे पहले हमने इट लिखा है, इसका अनुवाद इट से शुरू करेंगे। अब चाहे यहाँ पर हैं लिखा हो चाहे है लिखा हो, इज ही लगेगा। इट के साथ में इज लगा, और क्या बजे, क्या है? तो 6 बजे, या कौन है? तो 6 बजे, यानी इज, इट इज़ के बाद में 6 और ओ क्लॉक लिखते हैं बजने के लिए, और अभी के लिए क्या हो गया? नाउ हो गया। तो क्या हो गया? इट इज़ 6 o'clock नाउन। अब हम लोग चलते हैं और एग्जाम्पल्स की ओर। जैसे मैंने कहा, इसमें एग्जाम्पल्स में देखिए, कह दिया जाए आज बुधवार है, तो यहाँ पर बेटा किसके बारे में बात हो रही है? डे के बारे में बात हो रही है। डे मतलब दिन के बारे में बात हो रही है। हमने पहले ही बताया है कि समय, दिन, महीना, मौसम इन सब के लिए लगता है।
अब जैसे यहाँ पर जब कहा गया आज बुधवार है तो यहाँ भी वास्तविक कर्ता नहीं, तो सबसे पहले क्या करेंगे 8, उसके बाद में इज लिखेंगे। अब है क्या, तो बुधवार है तो वेडनेसडे हो जाएगा, इट इज़ वेडनेसडे। और आज का क्या हो जाएगा, टुडे, तो इट इज़ वेडनेसडे टुडे। ऐसे ही है जनवरी का महीना था, तो यहाँ देखिए ये किसके बारे में बात कर रहा है, तो ये मंथ के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बाबू, तो मंथ के बारे में बात कर रहा है। और मंथ के बारे में देखें तो क्या करेंगे, सबसे पहले इट लिखेंगे क्योंकि वास्तविक कर्ता नहीं है, तो इट, और उसके बाद यहाँ देखिए था लिखा है तो हमने वाज कर दिया, इट वाज। अब क्या था, तो महीना था यानी मंथ, और कैसा महीना, तो ऑफ जनवरी, मतलब इट वाज मंथ ऑफ जनवरी। आशा है आप लोग यहाँ तक अभी समझ रहे होंगे। और चलते हैं, देखते हैं और एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल्स आप जितना ज़्यादा समझेंगे ना उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जिसे कह दिया गया आज बहुत सुहावना दिन है। अब दिन सुहावना है मतलब यहाँ पर कहीं ना कहीं मौसम की बात हो रही है, तो मौसम की बात हो रही है अर्थात वेदर की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, वेदर की। तो अब हम इसमें अगर देखें तो सबसे पहले मौसम की बात है तो इट लिखेंगे, उसके बाद में इज लिखेंगे, वर्ब है लिखा हुआ है। अब देखेंगे क्या है, तो बहुत सुहावना यानी वेरी प्लीजेंट, वेरी प्लीजेंट, और दिन का डे, तो क्या हो गया, इट इज़ वेरी प्लीजेंट डे। और किस दिन है भैया, तो इसका क्या बता रहा है, आज यानी टुडे, इट इज़ वेरी प्लीजेंट डे टुडे। अब देखिए कह रहा है यह मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बचाया। तो इसमें देखें बेटा, तो ये आपका दृढ़तावाचक वाक्य है, मतलब कि एम्फेसाइज्ड है, वाक्य को दृढ़ करने के लिए यहाँ पर इट का प्रयोग किया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, एम्फेसाइज्ड मतलब होता है दृढ़तावाचक, यहाँ पर बात को दृढ़ किया गया है, समझ गए। अब देखते हैं, जैसे हमने कहा यह मैं ही हूँ जिसने तुम्हें बचाया, मतलब जैसे मान लीजिए आप कहीं पर किसी संकट में थे, किसी समस्या में थे, और वहाँ पर मैं पहुँच गया और मैंने आपको बचा लिया। तो बहुत से लोग होते हैं ना कि बाद में ताना देते हैं, जैसे ज़रा सा झगड़ा हुआ तो कहेंगे हम ही तुम्हें बचाया ना, नहीं तो वहाँ पे पीटे जाते। तो ये वही है, तो वही कह रहे हैं इट इज़। देखिए ऐसे वाक्यों में यहाँ पर जो यानी इट और इज़ तो लिखा मैंने, अब ये वाला जो आप देख रहे हैं आई, यहाँ पर बेटा मी नहीं होता है, कब, ओल्ड ग्रामर के अनुसार, ओल्ड ग्रामर के अनुसार ये इट इज़ आई होता है, ठीक है, यानी यह मैं ही हूँ। और जिसने के लिए हु लिखेंगे, और तुम्हें मतलब बचाया के लिए सेव्ड, और तुम्हें के लिए यू, इट इज़ आई हु सेव्ड यू। लेकिन अगर ये हमने कहा कि ओल्ड ग्रामर के अनुसार होता है कि इट इज़ आई, यहाँ पर मतलब मी नहीं होता है। लेकिन जो मॉडर्न ग्रामर है उसके लिए, मॉडर्न ग्रामर के लिए बेटा हम लोग इसे इट इज़ मी यानी इट्स मी सीधे कह देते हैं, इट्स मी हु सेव्ड यू, मतलब ये मैं ही था जिसने तुम्हें बचाया। तो मतलब देखें तो सही हो जाएगा दोनों ही, लेकिन ग्रामेटिकली अगर हम लोग देखेंगे, ग्रामर व्याकरण के अनुसार देखेंगे तो वहाँ पर इट इज़ आई ज़्यादा सही होगा, और अगर आम बोलचाल की भाषा में देखेंगे तो इट इज़ मी सही होगा। यानी दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है, बस लिखने के लिए इट इज़ आई ही लिखना तो ज़्यादा ठीक रहेगा। अब चलते हैं बेटा कुछ और इट से संबंधित रूल के बारे में। तो इट से संबंधित अगला रूल कह रहा है कि इट वाले वाक्य में नॉट का प्रयोग वर्ब यानी इज, वाज या विल के बाद करते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए यही चीज़ आप किसी टेंस में, जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है तो इट के साथ डज नॉट लगेगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो इज नॉट लगेगा, परफेक्ट में है तो हैज़ नॉट लगेगा, यानी अलग अलग उसमें एक वचन क्रिया वाले जो सहायक क्रिया होगी उसके साथ। लेकिन ऐसे वाक्यों में हम लोग क्या करेंगे कि इट के बाद में जो हमारा इज या वाज या विल लग रहा है उसके बाद में ही हम लोग नॉट का प्रयोग करेंगे। जैसे कल धूप नहीं था, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि कल धूप नहीं था, तो पहली बात तो यहाँ पर मौसम के बारे में बात हो रही है, दूसरी चीज़ नहीं लगा हुआ है, और फिर वास्तविक कर्ता भी नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इट का प्रयोग करेंगे, था के लिए वाज हो जाएगा इट वाज, और नहीं के लिए नॉट हो जाएगा, इट वाज नॉट सनशाइन, मतलब धूप था एस्टरडे यानी कल, इट वाज नॉट सनशाइन एस्टरडे, मतलब कल धूप नहीं था। अब एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको और बता दूँ, कुछ चीज़ें जनरली हैं, जैसे कुछ चीज़ों में
कुछ चीज़ों में अगर हम बेटा और बात करें तो क्या आता है, जैसे मान लीजिए कोई वाक्य क्या से है, कोई वाक्य क्या से है, जैसे पूछ लिया जाए क्या अभी 10 बजे हैं, क्या अभी 10 बजे हैं। तो अब देखिए जब क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाएगा, यानी इज पहले आ जाएगा, उसके बाद फिर इट लिखेंगे, इज इट। अब लिख देंगे 10 ओ क्लॉक, इज इट 10 ओ क्लॉक, और अभी के लिए नाउ कर देंगे, इट इज़ 10 ओ क्लॉक नाउ, क्या अभी 10 बजे हैं। इस तरीके से यानी प्रश्नवाचक में अगर क्या से शुरू है तो उसमें सबसे पहले वर्ब आ जाएगा। अब चलते हैं बेटा, ये इट का कुछ बेसिक प्रयोग था, इसके बाद में हम लोग चलते हैं यूज़ ऑफ देयर की ओर। यूज़ ऑफ देयर मतलब देयर का प्रयोग, तो पहले इसको समझ लेते हैं। यदि वाक्य की क्रिया, देखिए यहाँ पर रूल है कि यदि वाक्य की क्रिया है, हैं, था, थी, यहाँ पर बेटा थी होना चाहिए, था, थी या थे हो, ठीक है। यदि वाक्य की क्रिया है, हैं, था, थी या थे हो, और वाक्य का कर्ता क्रिया से तुरंत पहले हो, क्या हो, वाक्य की क्रिया था, थी, थे और या फिर है या हैं हो और उसका कर्ता तुरंत पहले हो, तो वाक्य का अनुवाद दियर से शुरू करते हैं। इसका अनुवाद कहाँ से शुरू करेंगे, दियर से शुरू करेंगे। इन वाक्यों में दियर का अर्थ वहाँ नहीं होता है, मतलब जैसे दियर का प्रॉपर अर्थ हम लोग जानते हैं कि वहाँ होता है, लेकिन इन वाक्यों में दियर का कोई भी अर्थ नहीं होता है। दूसरी चीज़, इनमें हम लोग दियर को कहते क्या है, तो दियर को बेटा इंट्रोडक्टरी एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है, इंट्रोडक्टरी एडवर्ब बोलते हैं, ठीक है, इन वाक्यों में। अब इसके बाद में बेटा हम लोग चलते हैं और इसके रूल हैं। और रूल क्या कह रहा है, इन वाक्यों में किसी संज्ञा का होना या ना होना पाया जाता है। जैसे किसी स्थान पर, मान लीजिए कोई स्थान है तो वहाँ पर किसी का होना या ना होना पाया जाए, और वाक्य की क्रिया था, थी, थे, है या हैं हो, कर्ता उसके तुरंत पहले हो, तो उसका अनुवाद देयर से शुरू करते हैं, ठीक है। और क्या है, वाक्य के में क्रिया सब्जेक्ट के नंबर और वाक्य के टेंस के अनुसार होती है। देखिए इट में कुछ क्रियाएं आपकी निर्धारित थी कि हमेशा एक वचन लगेगा, जैसे इज है, वाज है, विल है, हैज़ है, इस तरीके की क्रियाएं लगेंगी। लेकिन बेटा दियर वाले वाक्यों में उसमें क्योंकि वास्तविक कर्ता नहीं था, लेकिन अगर हम दियर वाले वाक्यों में देखें तो इसमें वास्तविक कर्ता है। तो जब वास्तविक कर्ता होता है तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, तो वहाँ पर बेटा हम लोग उसके अनुसार क्रिया का प्रयोग करते हैं। चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, यहाँ से थोड़ा सा और क्लियर हो जाता है। एग्जाम्पल्स क्या है, हमारे गांव में एक मंदिर है, कहाँ पर मंदिर है, तो हमारे गांव में है। अब तो सबसे पहले देखिए इस वाक्य की क्रिया क्या है, और कौन है, तो एक मंदिर, या फिर क्या है, तो एक मंदिर। तो अब यानी लेकिन तो इसमें देखिए दोनों कंडीशन पूरा हो रहा है कि क्रिया वाक्य की है लिखा हुआ है और उसके पहले उसका संज्ञा है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे भैया, तो दियर का प्रयोग करेंगे। मंदिर कितनी है, एक है, इसलिए इज लगाएंगे, और उसके बाद में ए टेम्पल लिख देंगे। देयर इज ए टेम्पल, कहाँ पर है, स्थान भी तुम्हें बताना है, तो इन आवर विलेज, देयर इज ए टेम्पल इन आवर विलेज। अब इसके बाद दूसरा देखिए, स्कूल में 500 छात्र हैं, ठीक है। हाँ देखिए बेटा यहाँ पर विलेज के स्थान पर कॉलेज हो गया है, तो ये कॉलेज नहीं, यहाँ पर विलेज होगा, क्या होगा, विलेज होगा। ये अभी स्पेलिंग पर मेरी नज़र गई। तो यहाँ पर क्या है बेटा, देयर इज़ ए टेम्पल इन आवर विलेज। अब इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें, स्कूल में 500 छात्र हैं, स्कूल में 500 छात्र हैं, तो देखिए यहाँ पर वाक्य की क्रिया हैं लिखा हुआ है और छात्र उसके पहले है, 500 छात्र। तो सबसे पहले देयर लिखेंगे, छात्र कितने हैं, तो 500, तो आर लिख देंगे। उसके बाद 500 स्टूडेंट्स,
फिर कहाँ पर हैं, तो स्कूल में यानी इन स्कूल, तो क्या हो जाएगा, देयर आर 500 स्कूल स्टूडेंट्स इन द स्कूल, मतलब देयर आर 500 स्टूडेंट्स इन द स्कूल या इन स्कूल। ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। अब चलिए हम लोग चलते हैं, देखते हैं अगला क्या है। बाल्टी में थोड़ा सा पानी था, क्या था, तो बाल्टी में थोड़ा सा पानी था। अच्छा कितना था, मतलब कुछ भी था लेकिन पानी तो था ना। यहाँ पर था है वाक्य की क्रिया, उसके पहले पानी उसका सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले बेटा देयर का प्रयोग करेंगे। अब था लगा हुआ तो वाज लिखेंगे, क्योंकि पानी तो एक वचन ही होता है, मटेरियल नाउन है, और ये आपका हमेशा एक वचन में ही माना जाता है। क्या था, तो थोड़ा सा पानी यानी ए लिटिल वाटर। देखिए जब कोई चीज़ अनकाउंटेबल नाउन होगा तो उसके पहले थोड़ा या थोड़ा सा या कुछ नहीं के लिए हम लोग लिटिल, ए लिटिल, वे और द लिटिल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर, और जब काउंटेबल होगा तो फ्यू, ए फ्यू और द फ्यू, अनकाउंटेबल के लिए लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल। तो क्या हो जाएगा बेटा, देयर वाज ए लिटिल वाटर। अब कहाँ था, तो बाल्टी में यानी इन द बकेट। ठीक है, देयर वाज ए लिटिल वाटर इन द बकेट। अब बात करें, शहर में कई भवन थे। तो यहाँ पर देखिए कौन था, तो थे वाक्य की क्रिया है, और कौन थे, तो कई भवन। तो इसका भी अनुवाद शुरू करेंगे देयर, और उसके बाद कई भवन हैं तो बहुवचन हो गया, तो वेयर का प्रयोग करेंगे। देयर वेयर मेनी बिल्डिंग्स, मतलब कई भवन, देयर वेयर मेनी बिल्डिंग्स इन द सिटी, मतलब शहर में कई भवन थे। अब इसके बाद में बेटा हम लोग चलते हैं कुछ और रूल्स के बारे में। तो कुछ और रूल्स के बारे में, जैसे देखिए देयर वाले वाक्यों में नहीं के लिए वर्ब के बाद नो का प्रयोग करते हैं। देखिए ऐसे वाक्य में देयर वाले वाक्य में इसका अर्थ लगभग यही होता है कि कोई नहीं। तो यहाँ पर नो का प्रयोग किया था। नो मतलब कोई नहीं होता है, और नॉट मतलब नहीं होता है। जैसे एग्जाम्पल्स में देख लीजिए, हमने कहा घर में कोई चूहा नहीं है, या सीधे में कह देता घर में चूहा नहीं है, अर्थात कोई चूहा नहीं है। तो यहाँ पर बेटा कोई और नहीं दोनों आ जाता है, लगभग सेंस वही आता है। इसलिए ऐसे वाक्यों में किसका प्रयोग करते हैं, तो ऐसे वाक्यों में हम लोग इट का प्रयोग, सॉरी नो का प्रयोग करते हैं। जैसे अब देखिए घर में कोई चूहा नहीं है, तो सबसे पहले क्या करें, देयर का प्रयोग किए, उसके बाद में इज हो गया। अब यहाँ पर नो का मतलब कोई और नहीं दोनों हो गया। नो माउस इन द हाउस, मतलब देयर इज नो माउस इन द हाउस, अर्थात घर में कोई चूहा नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं अगला, और अगले में और देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ पर है कि देयर के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब का प्रयोग भी हो सकता है। मतलब कभी कभी क्या होता है कि वाक्य देयर से शुरू होता है लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म भी लग सकता है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। जैसे देखिए हमने कहा इस गांव में एक अध्यापक रहते थे, इस गांव में एक अध्यापक रहते थे। तो हम लोग इसको दो तरीके से बना सकते हैं। एक तो मैं बना सकता था कि ए टीचर लिव्ड इन दिस विलेज, मतलब ए टीचर लिव्ड इन दिस विलेज, और दूसरा हमने दियर वाले से बताया है, क्योंकि कभी कभी ऐसे वाक्य भी मिलते हैं तो कंफ्यूज मत होना। तो देखिए जैसे क्या हो गया, दियर सबसे पहले कर लिया, उसके बाद वर्ब हो गया रहते थे, और फिर कौन रहते थे, तो एक अध्यापक यानी ए टीचर, और कहाँ पर, तो इस गांव में, इन दिस विलेज। अब एक चीज़ आप यहाँ पर थोड़ा सा और समझ लीजिए। जैसे देखिए यहाँ पर देयर का प्रयोग क्यों सही हुआ, तो देयर का प्रयोग इसलिए सही हुआ क्योंकि गांव में अध्यापक जी का रहना पाया जा रहा है, होना पाया जा रहा है ना, गांव में अध्यापक का होना पाया जा रहा है। तो जब किसी स्थान पर किसी का होना या ना होना पाया जाए तो वहाँ पर देयर का प्रयोग करते हैं। इसमें भी बेटा अगर मान लीजिए क्या से शुरू हो रहा है, मतलब इस तरीके के देयर वाले वाक्यों में क्या से शुरू होने पर हम लोग क्या करेंगे, ठीक है, क्या वाले वाक्यों में हम लोग, जैसे मान लीजिए क्या एक राजा था, क्या एक राजा था, जैसे आप लोग अक्सर कहानी सुनते हैं एक राजा था, तो यहाँ पर वास्तव में पूछ लिया गया कि क्या एक राजा था। तो देखिए वाक्य की क्रिया था है, राजा का होना पाया जा रहा है, तो वाज का प्रयोग यहाँ पर कर दीजिए, वाज देयर ए किंग। मतलब अगर क्या से शुरू हो रहा है तो हम लोग क्या
को सबसे पहले ही मतलब वाज को या वेयर को, वाज को या फिर इज को यानी वर्ब जो है उसको सबसे पहले कर लेंगे। तो इस तरीके से बेटा आज हम लोगों का यूज़ ऑफ इट एंड देयर था। आशा है आप लोगों को क्लास समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने अब तक बेटा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक कर दें, अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दें जिससे वह भी कंप्लीट कॉन्सेप्ट पढ़ सकें ग्रामर का। और आप लोग को क्लास कैसी लगी ये आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और बेटा आप लोगों के लिए विशेष सूचना है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग वहां से जुड़ जाइए और समस्त जानकारियों को वहां से PDF है, नोट्स है, ये सारी चीज़ें आप लोग प्राप्त करते रहें। और साथ ही साथ आप लोग जो पिछले वीडियोज़ हैं उसके प्लेलिस्ट की लिंक भी आपको वहाँ पर दी गई है, जैसे पार्ट ऑफ स्पीच का है या फिर इस क्लास का इंग्लिश ट्रांसलेशन के नाम से, इंग्लिश ग्रामर ट्रांसलेशन के नाम से आप लोगों को लिंक प्लेलिस्ट का दिया गया है। आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और इस वीडियो के बाद में अगर आपको कोई सुझाव है, इसमें कोई सुधार की आवश्यकता है तो आप लोग उसे भी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। आप लोगों को उसके अनुसार या फिर कौन सा क्लास चाहते हैं ये बताइए, उसके अनुसार क्लास दिया जाएगा। अगर सुधार की आवश्यकता है तो सुधार किया जाएगा। चलिए फिर हम लोग मिलते हैं कल अगले क्लास में, कल शाम 6 बजे एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। इंतज़ार रहेगा आपके सुझाव का या आप कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं इसका। चलिए फिर जय हिंद।